Hello students, welcome to the detailed class of basic accounting terms. So before we start, a small message for you. ये क्लास काफी लेंथी होने वाली है, but not only for 11th class. This will be useful for entire person, all the human beings जो business manage कर रहे हैं, maybe they are doctors or engineers. ये क्लास सभी के लिए equally useful है, but it will be a lengthy class. So our topic is basic accounting terms, accounts की ABCD, right class? जिसे हमने 3 parts में divide किया है 11th 12th के point of view से. If we talk about 11th class, sole proprietorship के हिसाब से हमें accounts पढ़नी होती है students को. Sole proprietor means a single businessman who is managing his business. Then move further to partnership business, जहां दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर business करते हैं and the objective is profit earning, right? अगर उससे भी बड़े लेवल की बात करें तो कंपनी अकाउंट्स, किस प्रकार कंपनी अपने शेयर इशू करती है, अपने डिवेंचर इशू करती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे मेंटेन करती है, रेशियो एनालिसिस कैसे कैलकुलेट करती है, राइट क्लास? सो अकाउंटिंग टर्म्स का पहला वर्ड दैट इज कैपिटल. व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ कैपिटल, राइट क्लास? यू शुड नो कैपिटल मींस व्हाट? मनी और मनी वर्थ. एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में जो भी मनी या मनी वर्थ इन्वेस्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? कैपिटल. क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? कैपिटल. बट इट कैन बी इन 2 फॉर्म्स. मनी भी हो सकता है या मनी वर्थ भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल, एक बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस में कैश लगाया 50 लाख रुपीस. इसे हम क्या बोलेंगे क्लास? कैपिटल, राइट? लेकिन अगर उसने फ्यूचर में या कहीं से लोन लिया बैंक से, that will not be the part of capital as that is a loan. Capital means what? जो personal effort से आपने अपने घर से कुछ भी बिजनेस में लगाया. Maybe आपके पास एक बिल्डिंग वेकेंट थी, आपने उस बिल्डिंग को भी जिसकी वैल्यू करीबन 1 करोड़ थी, आपने उसके अंदर अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया. That will be also a part of कैपिटल. अब अगर बात करें सोल प्रोप्राइटर जो आपको 11th क्लास में पढ़ना है, राइट स्टूडेंट्स? यहाँ पर एक सिंगल बिजनेसमैन ही बिजनेस में पैसा लगाएगा, तो सिंपल जो भी पैसा लगाया दैट इज नोन एज कैपिटल. अगर हम बात करें पार्टनरशिप की, तो जितने भी सपोज इन एन ऑर्गेनाइजेशन देयर आर 4 पार्टनर्स. कितने पार्टनर्स हैं? 4 पार्टनर्स. सबने थोड़ा थोड़ा पैसा लगाया, कंबाइंड, उसको भी हम क्या नाम देंगे? कैपिटल. लेकिन अगर हम बात करें कंपनी अकाउंट्स की, जो रियल लाइफ में बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, एयरटेल, वोडाफोन, एसबीआई, जिनके शेयर्स है मार्केट के अंदर, राइट? टाटा, बिरला, रिलायंस, वहां पर पैसा कौन लगाता है क्लास? जनता. शेयर. तो वहां पर कैपिटल वर्ड यूज नहीं होता, वहां पर क्या वर्ड यूज होता है? शेयर कैपिटल. ये आप सभी को, दिस इज अ मैसेज फॉर ऑल द ह्यूमन बीइंग्स कि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, कंपनी कभी पैसा खुद नहीं लगाती. कौन लगाता है उसमें? शेयर्स के थ्रू पैसा आता है. और शेयर्स कौन खरीदती है? जनता. तभी कहते हैं जनता इज जस्ट लाइक द ऑनर ऑफ द कंपनी, जो पब्लिक है, राइट? जितने रुपीस की भी शेयर कैपिटल, उसके लिए अलग अलग नॉर्म्स हैं, वो आप बिजनेस स्टडीज के अंदर पढ़ेंगे, राइट क्लास? अगर हम मूव ऑन करें सेकंड टर्म व्हिच इज ड्राइंग्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्राइंग्स? अगर मनी या मनी वर्थ, बिजनेसमैन अगर बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए मनी या मनी वर्थ विड्रॉ कर रहा है, पर्सनल यूज के लिए, बी केयरफुल, दैट इज नोन एज ड्राइंग्स. अब वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है. आपने अपने फ्रेंड को गिफ्ट दिया, वो भी किस फॉर्म में आएगा? ड्राइंग्स. क्योंकि बिजनेस, देखिए क्लास, अगर आपको अकाउंटेंसी में सक्सेस हासिल करनी है तो सबसे पहला एक बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए. बिजनेसमैन एंड बिजनेस दोनों को सेपरेट सेपरेट ट्रीट करना है. बिजनेसमैन यानी कि आप खुद, बिजनेस जो आप कर रहे हैं दैट इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट यूनिट, इकोनॉमिक यूनिट, जो आपको क्या कमा के देगी? मनी कमा के देगी, राइट क्लास? क्लियर है? ओके. देन इफ यू टॉक अबाउट असेट, देखिए आप कौन से स्कूल के स्टूडेंट हैं? लेआर पब्लिक स्कूल या कहीं के भी स्टूडेंट हो, अगर एक बिल्डिंग जो मालिक ने लगाया वो उसकी क्या है मालिक की? असेट. व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ असेट? Whatever the things we have, जो भी हमारे पास है, बट क्लास उसके साथ साथ उसकी कुछ इकोनॉमिक वैल्यू होनी चाहिए, उससे हमें कुछ बेनिफिट तो मिले, हमारे पास उसका लीगल राइट भी होना चाहिए. दैट इज नोन एज असेट, जिसे हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, राइट? पहला पार्ट नॉन करंट असेट. अच्छा, बिफोर वी मूव फर्दर वी शुड टेक एन एग्जांपल. कुछ एग्जांपल्स लेने चाहिए. सोचिए यू आर डूइंग योर बिजनेस, क्या क्या असेट हो सकती है आपके बिजनेस में? सबसे पहले कैश. जितना भी कैश आपकी शॉप में पड़ा है वो क्या है आपकी बच्चों? असेट है. बैंक बैलेंस, जितने भी बैंक में, बी केयरफुल,
दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट फर्म्स बैंक अकाउंट, आपका पर्सनल बैंक अकाउंट नहीं। जैसा कि अभी अभी हमने डिस्कस किया, बिजनेसमैन एंड बिजनेस दोनों को क्या मानना है, सेपरेट। तो जितना भी कैश आपके पास है वो आपकी एसेट है, बैंक बैलेंस जितना फर्म के बैंक में है पैसा, दैट इज आल्सो एसेट। स्टॉक, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टॉक? जो गुड्स आप सेल कर रहे हैं, जो गुड्स आपकी दुकान में है, वो आपके लिए क्या होता है स्टूडेंट्स, स्टॉक। डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, आज की ही क्लास में पढ़ेंगे, राइट। स्टॉक के साथ साथ फर्नीचर, अगर आपकी दुकान में आपका खुद का फर्नीचर है, ठीक है, वो भी आपकी क्या है क्लास, एसेट। लैंड एंड बिल्डिंग, जहां पर आप बिजनेस कर रहे हैं, लैंड एंड बिल्डिंग वो भी आपकी एसेट है। प्लांट एंड मशीनरी, अगर बड़े लेवल की बहुत बड़ी मशीन्स है उसको हम प्लांट वर्ड यूज करते हैं जनरली, ठीक है, और मशीन्स तो नॉर्मल मशीन्स है, राइट। लूज टूल्स, बहुत सारी मोटर व्हीकल, ऑफिस इक्विपमेंट एक्सेट्रा। क्लास ये सारी एसेट है और कई सारी ऐसी एसेट है, लेकिन ये सब आपकी होनी चाहिए जिससे कुछ बेनिफिट हो और जिसकी कुछ इकोनॉमिक या मॉनेटरी वैल्यू भी हो, राइट। तो एसेट की बात करें, फर्स्ट एसेट इज नॉन करंट एसेट, second asset is current asset, third type of asset liquid asset, and the fourth one is fictitious asset. Okay, now first of all we should discuss non current asset, and before we are discussing non current asset, हमें again दो टर्म्स में क्लियर होना चाहिए। अकाउंट्स में दो टाइप के पीरियड जनरली आपको दिखेंगे, एक होता है स्टूडेंट्स लॉन्ग टर्म पीरियड और एक होता है शॉर्ट टर्म पीरियड। Long term period means what? More than 1 year, right class? Short term period means less than 1 year. तो वो asset जो आपके बिजनेस के अंदर लॉन्ग टर्म तक आपके साथ रहने वाली है, जिसमें नॉर्मली चेंज नहीं होता, जो आपको लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करती है और लॉन्ग टर्म में ही जनरली आप इसे चेंज करते हैं, दैट एसेट इज नोन एज नॉन करंट एसेट, राइट। और वो एसेट जो आपको शॉर्ट टर्म बेनिफिट देगी, लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट नहीं देगी और जिसमें चेंजेस भी आते रहते हैं, दैट एसेट इज नोन एज करंट एसेट। सबसे पहले हमें इन दो एसेट के ऊपर डिस्कस करना चाहिए। नाउ इफ वी टेक फ्यू एग्जांपल्स ऑफ नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट में आप एग्जांपल ले सकते हैं लैंड एंड बिल्डिंग, लॉन्ग टर्म तक आपके बिजनेस में फिक्स रहेगी, राइट क्लास। उसके साथ साथ फर्नीचर, इसके साथ साथ लूज टूल्स, ऑफिस इक्विपमेंट्स, मोटर व्हीकल, ये सारी आपकी कौन सी क्लास एसेट है, नॉन करंट एसेट्स, राइट क्लास, ठीक है। नाउ नॉन करंट एसेट कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, टेंजिबल एसेट, intangible asset. Now what is the basic meaning of tangible asset? ये आप सभी को, for all the human beings, आप सबको पता होना चाहिए कि हमारी tangible asset कौन सी है और हमारी intangible asset कौन सी है। If we talk about tangible asset, वो सारी asset which can be seen, which can be touched and physically exist, वो सारी asset जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। This board is my tangible asset, right? This building is mine, tangible asset, right? वो सारी asset जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो हमारी कौन सी asset है, tangible asset। तो building, furniture, motor vehicle, these are the examples of tangible asset, right? Land and building हो गया, फर्नीचर हो गया, मोटर व्हीकल हो गया, ये सारी हमारी कौन सी एसेट है क्लास, टेंजिबल, बिकॉज इट कैन बी सीन एज वेल एज फिजिकली एग्जिस्ट है, राइट क्लास, फिजिकली एग्जिस्टेंस इज देयर। नाउ इफ वी टॉक अबाउट intangible asset, the asset which cannot be seen, the asset which cannot be seen, only observed, only observe। मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूं क्लास। इफ यू टॉक अबाउट लेयर पब्लिक स्कूल व्हिच इज रनिंग फ्रॉम अराउंड 10 to 15 years सक्सेसफुली, क्यों? बिकॉज ऑफ द गुडविल, बिकॉज ऑफ गुडविल। कौन सी एसेट है गुडविल बिजनेस की, intangible asset। what is the meaning of goodwill? A good name of your business in the market। क्या है क्लास गुडविल का मीनिंग, आपका मार्केट में नाम, गुडविल, कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, लाइसेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास। यू शुड हैव अ डीप नॉलेज ऑफ intangible asset, जिसका बेस्ट एग्जांपल है गुडविल, अ गुड नेम ऑफ योर बिजनेस इन द मार्केट। लाइक फ्रॉम 12 years आई एम टेकिंग अकाउंटेंसी, राइट। तो अगर मार्केट में मेरी गुडविल है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, एग्जैक्ट गुडविल कितनी है इसका कैलकुलेशन करना काफी टिपिकल है। इसके लिए भी कहा जाता है
goodwill can be calculated, exact value of goodwill can be calculated only in one condition, when you sell your business. एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज आपकी मार्केट में एक शॉप है, राइट, और इसकी वैल्यू जनरली 10 लाख रुपीस है, राइट, सपोज वी आर टेकिंग एग्जांपल 10 लाख रुपीस इसकी वैल्यू, बट सपोज आफ्टर फ्यू इयर्स यहाँ का काफी अच्छा लोकेलिटी बन गया, बिजनेस की लोकेशन बहुत अच्छी है, राइट, इजीली पहुंचने वाली लोकेशन भी है, अगर आप इसे कुछ सालों के बाद बेच रहे हैं, सपोज ये बिक रही है 60 लाख रुपीस में, कितने रुपीस में, 60 लाख रुपीस, जो एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिल रहा है आफ्टर प्रॉफिट एडजस्टमेंट एंड ऑल, वो क्या चीज का मिल रहा है बेटा, गुडविल, राइट। अगर आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, एक सबसे इंपॉर्टेंट जो असेट है कंपनी की, वो गुडविल है क्लास। क्यों, सोचिए, आई एम जस्ट रिमाइंडिंग यू एग्जांपल ऑफ मैगी। फ्यू इयर्स बैक मैगी का कुछ इशू हुआ था और उसकी गुडविल क्या हो गई थी, मार्केट में डाउन हो गई थी, सेल होना बंद हो गया, एक छोटे से एस्पेक्ट के थ्रू, सोचिए आप, राइट। तो गुडविल as well as other intangible assets are there, copyright आपने बुक्स में देखा होगा, फर्स्ट पेज पे, सीडी पे देखा होगा, all rights reserved। स्टूडेंट्स कहते हैं सर ये तो लिखा हुआ है, सर ये तो दिख रहा है सर, बट दैट इज आल्सो इंटेंजिबल एसेट। क्यों है ये इंटेंजिबल एसेट, बिकॉज इसके ऑनर ने एक राइट ले लिया कि इसे आप यूज नहीं कर सकते, कॉपी नहीं कर सकते, एज वेल एज लाइसेंस, होटल रन करने के लिए लाइसेंस चाहिए, मेडिसिन का शॉप ओपन करने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए, लाइसेंस में भी फिजिकल फॉर्म में, बट फिर भी वो इंटेंजिबल एसेट क्यों है स्टूडेंट्स, क्योंकि ऑनर ने, गवर्नमेंट ने आपको अलाउ कर दिया कि आप शॉप ओपन कर सकते हो, वी आर गिविंग यू अ लाइसेंस, दो इट इज इन अ टेंजिबल फॉर्म, बट ये बिजनेस की कौन सी एसेट है, इंटेंजिबल। तो क्लास टेंजिबल व्हिच कैन बी सीन, टच, फिजिकली एग्जिस्ट, इंटेंजिबल जिसे हम ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ओनली ऑब्जर्व कर सकते हैं, राइट। नाउ इफ वी मूव फर्दर टू करंट एसेट, द एसेट जिसे हम शॉर्ट टर्म में चेंज कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट हो सकती है, वो तो एवरी एसेट के लिए व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इन कैश। करंट एसेट जिससे जो शॉर्ट टर्म में चेंज होती रहती है, बेनिफिट भी शॉर्ट टर्म तक रहता है, ये सारे एग्जांपल क्लास। कैश बैलेंस कौन सी एसेट है, आपके बिजनेस में कैश का बैलेंस क्या होता रहता है, फ्रीक्वेंटली चेंज, बैंक बैलेंस क्या होता रहता है, चेंज, स्टॉक जिसे आप सेल कर रहे हैं क्या होता रहता है, चेंज, डेटर्स, ऐसे कई सारी चीजें हैं, कई सारे टर्म्स हैं which comes into the category of current asset, right class? Cash balance, short term benefits. Now if we move further to liquid asset class, इन दोनों में कुछ ज्यादा चेंज नहीं है। करंट एसेट की बात की जो शॉर्ट टर्म में 1 ईयर में कैश में कन्वर्ट हो सके और जिससे हम कभी भी चेंज, जिसमें चेंजेस आते रहते हैं, दैट इज नोन एज करंट एसेट। नाउ इंपॉर्टेंटली वी शुड डिस्कस लिक्विड एसेट। आपने 10th में भी पढ़ा होगा लिक्विड, साइंस के फॉर्म, साइंस के अंदर जो पानी के फॉर्म में होता है, राइट, लिक्विड आप उसे बोलते हैं। तो लिक्विड एसेट मींस व्हाट, द एसेट व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, which can be converted into cash within a very short term period, say maximum to maximum 3 months। वो asset जो 3 months के अंदर कैश में कन्वर्ट हो सके। Then sir, what is the difference between current and liquid asset? देखिए थोड़ा सा टेंशन होगा, धीरे धीरे आपको लेटर ऑन मेरी और क्लासेस में समझ में आएगा कि बेसिक डिफरेंस है क्या। ऐसे कई जगह अकाउंटिंग टर्म्स में जितना ज्यादा आप इसे और पढ़ेंगे उतना इंटरेस्ट क्रिएट होता है, राइट। करंट एसेट में ये कई सारे हमने एग्जांपल्स लिए। अगर बात करें करंट एसेट और लिक्विड एसेट के डिफरेंस की, तो एक छोटा सा मीनिंग है, एक छोटा सा वर्ड है, ऑल द करंट एसेट्स, आई एम रिपीटिंग, ऑल द करंट एसेट्स आर लिक्विड एसेट्स एक्सेप्ट टू। सारी करंट एसेट लिक्विड एसेट है एक्सेप्ट टू स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। स्टॉक अभी जब हम डिस्कस करते हैं, सोचिए आपका मारुति का शोरूम है और मारुति गाड़ी बेचना आपका काम है, वो आपके लिए गाड़ी नहीं है, आपके लिए क्या है, स्टॉक। कस्टमर के लिए क्या है, वो कार। तो क्लास एक एग्जांपल लीजिए, क्या आप मानते हैं सारे बिजनेस में या कार के बिजनेस में 3 मंथ्स में सारा स्टॉक खाली हो जाएगा? जनरली ऐसा नहीं होता, 1 ईयर में हो सकता है, राइट। आपके घर के पास में सरस दूध देखिए, क्या 3 मंथ्स में सारा स्टॉक खाली हो जाएगा? जनरली ऐसा नहीं होता। तो स्टॉक कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू करंट एसेट, करंट एसेट तो है बट लिक्विड एसेट नहीं है। एज वेल एज प्रीपेड एक्सपेंस, इसके ऊपर हम अभी कुछ पॉइंट्स के बाद डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में, बट एज ऑफ नाउ एक स्मॉल डिस्कशन प्रीपेड एक्सपेंस के ऊपर। वो एक्सपेंसेस जो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है बट अमाउंट आपने अभी से एडवांस दे दिया, वो कौन सी एसेट है बेटा? प्रीपेड एक्सपेंस।
वो करंट एसेट की कैटेगरी में आ सकता है बट लिक्विड एसेट की कैटेगरी में नहीं आ सकता। अगर इसका एक डमी एग्जांपल लूं, मोबाइल रिचार्ज की बात करें, अगर आपने मोबाइल रिचार्ज कराया जियो का 3 मंथ्स का, राइट, वो आपके लिए प्रीपेड एक्सपेंस ही तो है, आपने पैसा एडवांस दिया कंपनी को और सर्विसेज लेटर ऑन कंज्यूम कर रहे हैं। बट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें, द एक्सपेंस व्हिच इज रिलेटेड टू नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, आपने नेक्स्ट ईयर की अपने अंडर के एम्प्लॉइज की 3 मंथ्स की 4 मंथ्स की सैलरी एडवांस दे दी, तो वो आपके लिए कौन सा एक्सपेंस है? प्रीपेड एक्सपेंस। हालांकि प्रीपेड एक्सपेंस को हम जनरली कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते बट इससे शॉर्ट टर्म बेनिफिट मिलता है, इसलिए हम इसे कौन सी एसेट में ले रहे हैं? करंट एसेट, राइट, क्योंकि करंट एसेट से हमें क्या मिलता है? शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स। लेकिन लिक्विड एसेट इसे किसी भी कंडीशन में नहीं मान सकते। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, फिक्टिशियस एसेट क्लास इंपॉर्टेंट है ये भी। फिक्टिशियस एसेट, द एसेट व्हिच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश। Be careful. The asset which cannot be converted into cash. ऐसी asset जिसे हम कैश में कन्वर्ट ही नहीं कर सकते, that is known as fictitious asset. इसे हम हिंदी में कहते हैं कृत्रिम संपत्ति। वो asset जो सच में है ही नहीं, तो सर ये फिर asset कैसे? इसका बच्चों सबसे मेन एक ही एग्जांपल है 11th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से, ह्यूज अमाउंट स्पेंट ऑन एडवर्टीजमेंट। क्या है इसका एग्जांपल? ह्यूज अमाउंट स्पेंट ऑन एडवर्टीजमेंट। चलिए एक बड़ी कंपनी के सबसे एग्जांपल लेते हैं क्लास, समझिएगा इसको ध्यान से। वीवो कंपनी ने सपोज आईपीएल मैचेस के अंदर, क्रिकेट मैचेस के अंदर 2 करोड़ स्पेंड किए। कितने रुपीस स्पेंड किए क्लास? 2 करोड़ ऑन एडवर्टीजमेंट। बट ये नॉर्मल एडवर्टीजमेंट नहीं है। सर व्हाई? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडवर्टीजमेंट एंड दिस टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट? क्लास कोई भी इंस्टीट्यूशन ऐड करता है, एक कंपनी ऐड करती है नॉर्मल न्यूज़पेपर में या सोशल मीडिया में, वो उनका नॉर्मल एक्सपेंस है। अगर आपने ह्यूज अमाउंट स्पेंड किया जिससे आपको लग रहा है 3 to 4 इयर्स तक बेनिफिट मिलेगा आपको आराम से इन टर्म्स ऑफ कस्टमर्स, कस्टमर आज नहीं तो कल आपका प्रोडक्ट लेंगे। अब कंपनीज इसे सेम ईयर में एक्सपेंस के अंदर शो नहीं करती, धीरे धीरे इसे राइट ऑफ करती है। समझिए सपोज कंपनी को लग रहा है कि इससे बेनिफिट 4 इयर्स तक मिलने वाला है, तो 2 करोड़ डिवाइड बाय 4 कितना हुआ क्लास? 50 लाख रुपीस। यानी कि हर साल हम अपने एक्सपेंसेस में 50 लाख रुपए शो करेंगे। रिमेनिंग अमाउंट कहां पड़ा रहेगा? फिक्टिशियस एसेट की कैटेगरी में। एंड आज जो आप थ्योरेटिकल पढ़ रहे हो, इसी साल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर इसे प्रैक्टिकल में स्टडी करेंगे, राइट? तब आपको मजा आएगा कि चलिए जो चीज हमने थ्योरेटिकल पढ़ी रियल लाइफ में ये होता है, एग्जिस्ट करता है। बिकॉज अगर आपने ह्यूज अमाउंट स्पेंड किया, अगर आपने इसको सारा एक साल में एक्सपेंस में दिखा दिया, तो क्या होगा? कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या हो जाएगी? डगमगा जाएगी। इसलिए हम इसे धीरे 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 क्या करते हैं? अपने अकाउंट से राइट ऑफ करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर 1 मिनट में शॉर्ट रिकैप करें अबाउट एसेट, व्हाटएवर द थिंग्स वी हैव इज आवर एसेट, उसकी कुछ इकोनॉमिक वैल्यू होनी चाहिए, उससे हमें कुछ बेनिफिट मिले आइदर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। फिर एसेट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? 4 टाइप्स, नॉन करंट एसेट्स, current assets, liquid assets, as well as fictitious assets. So next, liabilities. Okay. So what is the meaning of liabilities, class? It is very important because business के point of view से अगर आप सोचें, अगर हमें किसी को भी कुछ अमाउंट पे करना है बिजनेस को, that is what? Liability. But एक एग्जांपल हम इसे और अच्छे से समझ सकते हैं। सपोज ये एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ओके? अब इंटरनल अगर बिजनेस को किसी को भी कुछ पे करना है, that will come into which type of liability? Internal। और बाहर से रिलेटेड कोई भी liability है बिजनेस के आउटर पार्ट से, that is known as external liability। बट अभी भी liability क्लियर नहीं हुआ। सोचिए आप स्टूडेंट हैं, आपको स्कूल को फी पे करनी है, तो आपके पेरेंट्स के लिए क्या है? liability है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए क्या क्या liabilities हो सकती है। अगर आपने उधार गुड्स खरीदा, किससे खरीदते हैं उधार गुड्स? क्रेडिटर्स से। किससे खरीदते हैं स्टूडेंट्स? क्रेडिटर्स से। उन्हें पैसा देना क्या है? हमारी लायबिलिटी है। आपने बैंक से लोन लिया क्लास और लोन रीपे नहीं किया जब तक, क्या है आपके लिए? लायबिलिटीज है, राइट? अगर आपके कुछ एक्सपेंसेस बाकी हैं, अभी मैंने एग्जांपल लिया था थोड़ी देर पहले प्रीपेड एक्सपेंस का, अब उसका रिवर्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस? वो एक्सपेंस
जो इस करंट फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर? व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम 1st अप्रैल टू 31st मार्च। और क्लास बी केयरफुल, एंटायर वर्ल्ड में अलग अलग फाइनेंशियल ईयर यूज होते हैं, बट ये बात कंफर्म है कि वो फाइनेंशियल ईयर कितने मंथ्स का होता है? 12 मंथ्स। और इंडिया में क्या कहते हैं इनकम टैक्स लॉ? कब से कब तक फाइनेंशियल ईयर चलता है? 1st अप्रैल टू 31st मार्च। तो उस करंट ईयर की बात करें, किसी भी करंट ईयर की, अगर कुछ एक्सपेंस जो आपको देना था बट आपने नहीं किया, पूरा पे नहीं किया, दैट इज नोन एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। वो भी क्या है आपके लिए? लायबिलिटीज। वेदर वी टॉक अबाउट सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप फॉर्म और कंपनी अकाउंट्स, सबके लिए लायबिलिटी सेम है, राइट क्लास? तो क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक लोन, ये सब क्या है बिजनेस की? लायबिलिटीज। अब बात करते हैं सर इंटरनल और एक्सटर्नल लायबिलिटी, इसमें क्या डिफरेंस है? सी, एक बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा लगाया, दैट इज नोन एज कैपिटल। बिजनेस की कौन सी लायबिलिटी है? ये इंटरनल लायबिलिटी है, राइट? अगर बिजनेस ने कुछ प्रॉफिट अर्न किया, वो प्रॉफिट किसका है? मालिक का है, बिजनेसमैन का है। लेकिन जब तक बिजनेस से नहीं निकाला प्रॉफिट, वो प्रॉफिट भी बिजनेस के लिए क्या है? लायबिलिटी। बट कौन सी लायबिलिटी? इंटरनल लायबिलिटी। कई बार बिजनेस के अंदर बिजनेसमैन रिजर्व्स बना लेते हैं क्लास, डिटेल वर्जन हम बाद में पढ़ेंगे इसके ऊपर। रिजर्व्स क्या होता है? ये रिजर्व आप इसे लोकल लैंग्वेज में गुल्लक की तरह ट्रीट कर सकते हैं कि आपने प्रॉफिट में से कुछ पार्ट अलग से रख दिया साइड में बाय वे ऑफ रिजर्व। वो रिजर्व भी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है क्लास? लायबिलिटीज है। जो भी अमाउंट बिजनेस को किसी को पे करना है, वो बिजनेस के लिए क्या है? लायबिलिटीज। और एक्सटर्नल लायबिलिटी आप सोचिए, बिजनेस के बाहर से जो भी रिलेटेड है, क्रेडिटर्स किस कैटेगरी में आएंगे? एक्सटर्नल लायबिलिटी। बैंक लोन किस कैटेगरी में आएगा? एक्सटर्नल लायबिलिटीज। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस किस में आएंगे? एक्सटर्नल लायबिलिटीज। अगर आपकी फर्म बिजनेस वाइंड अप हो रहा है, सेल कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं ड्यू टू एनी रीजन, सबसे पहले किस लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे? इंटरनल, एक्सटर्नल? सोचिए, जल्दी जल्दी सोचिए। यस, बनाइए इंटरेस्टिंग क्लास को। क्लास स्टूडेंट्स, यस, अगर आपका बिजनेस वाइंड अप हो रहा है, पहले आप कौन सी लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे? इंटरनल लायबिलिटी या एक्सटर्नल लायबिलिटी? सोचिए, इमेजिन। यस यस, बिल्कुल करेक्ट। एक्सटर्नल लायबिलिटीज का पेमेंट पहले होगा, क्योंकि बाहर वालों को पे करना पहले जरूरी है। और लेटर ऑन कौन सी लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे आप? इंटरनल लायबिलिटी, राइट? तो लायबिलिटी मींस व्हाट? बिजनेस को अगर आउटसाइडर्स को या ऑनर को कुछ भी अमाउंट पे करना है, अमाउंट ड्यू टू द आउटसाइडर और द ऑनर ऑफ द फर्म इज नोन एज लायबिलिटीज। अब टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से बात करें तो बेसिकली इसके हम दो पार्ट्स कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म या करंट लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म या नॉन करंट लायबिलिटीज। ऐसी लायबिलिटी जिसका पेमेंट हमें कौन से टाइम पीरियड में करना है? शॉर्ट टर्म पीरियड में करना है, लेस देन अ ईयर। शॉर्ट टर्म पीरियड, लॉन्ग टर्म पीरियड अभी अभी मैंने आपको रिवाइज कराया था, राइट? असेट के टाइम में भी शॉर्ट टर्म पीरियड के अंदर अगर आप किसी लायबिलिटी का आपको पे करना है, दैट इज नोन एज करंट लायबिलिटीज। और अगर मोर देन 1 ईयर में, लॉन्ग टर्म पीरियड में आपको अगर लायबिलिटी का रीपेमेंट करना है, दैट इज नोन एज लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या नॉन करंट लायबिलिटीज। अब जल्दी से बताइए, क्रेडिटर्स कौन सी लायबिलिटी में आएगा? शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? बताइए जल्दी। यस यस, क्रेडिटर्स कौन सी लायबिलिटी में आएगा? शॉर्ट टर्म। व्हाई? बिकॉज़ अगर आपने उधार गुड्स खरीदा है क्रेडिटर से, उनको पेमेंट विद इन अ ईयर, क्या विद इन 1 और 2 मंथ्स करना पड़ेगा, नहीं तो नेक्स्ट टाइम आपको गुड्स सप्लाई नहीं करेंगे, राइट? प्रैक्टिकल लाइफ में हम इसे सप्लायर्स के नाम से भी ट्रीट करते हैं, राइट? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कौन सी लायबिलिटी भी क्लास? शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, ओके? इससे बैंक ओवरड्राफ्ट, अगर बैंक ओवरड्राफ्ट के ऊपर तो हम डिटेल में भी डिस्कशन करने वाले हैं, राइट? अगर बैंक के अंदर हमारा बैलेंस माइनस में आता है, दैट इज नोन एज बैंक ओवरड्राफ्ट। हर बिजनेसमैन को ये फैसिलिटी मिलती है, डिपेंड करता है उसकी मार्केट में गुडविल कितनी अच्छी है और उसका फाइनेंशियल स्टेटस कितना अच्छा है, राइट? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी की बात करें, सबसे बेस्ट एग्जांपल बैंक लोन। कौन सी लायबिलिटी है? लॉन्ग टर्म। व्हाई? जनरली अगर हम बैंक से लोन लेते हैं तो 3 to 5 इयर्स या मे बी मोर देन दैट, उसके अंदर ही आप इसका रीपेमेंट करते हैं। तो बैंक लोन कौन सी लायबिलिटी में आएगा? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या फिर नॉन करंट लायबिलिटी में हम इसे बोल सकते हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट, कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी मींस व्हाट? द लायबिलिटी व्हिच मे अकर और मे नॉट अकर डिपेंड ऑन द इवेंट, राइट? बेस्ट एग्जांपल है क्लासेस का पेंडिंग कोर्ट केस। अगर आपका कोर्ट में केस चल रहा है तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो आप जीतेंगे या हारेंगे। सपोज आप हार गए तो आपको अमाउंट पे करना पड़ सकता है, राइट? तो पेंडिंग कोर्ट केस
is the best example of contingent liability. Okay class? So liabilities can be classified into basically through two parts. टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, राइट, और कंटिंजेंट लायबिलिटी किसी का एक पार्ट है. और वैसे इंटरनल एक्सटर्नल लायबिलिटीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स. ओके, इंटरनल जो मालिक ने पैसा लगाया वो इंटरनल लायबिलिटी है, और जो आउटसाइडर को पैसा देना है वो कौन सी लायबिलिटी है क्लास? एक्सटर्नल. बट बी केयरफुल, कैपिटल कैन बी ट्रीटेड एज अ परमानेंट लायबिलिटी, क्योंकि इसका पेमेंट बिजनेस से आप कब लेंगे? जो बिजनेस वाइंड अप कर देंगे. अदरवाइज जो पैसा आपने अपनी दुकान में लगा दिया वो पैसा वापस नहीं दे सकते. नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट वर्ड जल्दी से आइए क्लास. एक्सपेंडिचर, मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से. एक्सपेंडिचर मींस व्हाट? अमाउंट स्पेंट ऑब्लिक लायबिलिटीज इनकर्ड इन बाइंग गुड्स, सर्विसेज और असेट्स. क्लास एक्सपेंडिचर जो रूटीन लाइफ में बिजनेस के अंदर होता रहता है. आपने कहीं पे अमाउंट स्पेंड किया या आपने पैसे नहीं दिए, लायबिलिटी इनकर्ड हो गई, वो क्या है आपके लिए? एक्सपेंडिचर. व्हिच कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री पार्ट्स: कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर? वो एक्सपेंडिचर जो नॉन रिपीटेटिव नेचर का होता है. कौन से नेचर का होता है क्लास? नॉन रिपीटेटिव नेचर का, और जिससे बेनिफिट कब तक मिलते हैं क्लास? लॉन्ग टर्म तक मिलते हैं. लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स. ओके, उसे हम कौन सा एक्सपेंडिचर बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर. एंड ऑल ऑफ यू नो द मीनिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर. इसका एक ही एग्जांपल है क्लास, ओनली वन एग्जांपल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर. क्या है वो एग्जांपल? परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट. अगर आपने अपने बिजनेस में या आपने अपने घर में एक फ्रिज परचेज किया, बिल्डिंग परचेज किया, फर्नीचर परचेज किया, राइट, वो आपका कौन सा एक्सपेंडिचर होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि आप एक्सपेंडिचर बार बार करने वाले नहीं है लॉन्ग टर्म में, और बेनिफिट भी कब तक मिलता है? लॉन्ग टर्म तक. सेकेंड एक्सपेंडिचर का पार्ट क्या है क्लास? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. वो एक्सपेंडिचर जो कौन से नेचर का है? रिपीटेटिव नेचर का है, प्लस जिससे बेनिफिट्स कब तक मिलते हैं क्लास? शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स, राइट. तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बेस्ट एग्जांपल दीजिए क्लास. ये तो रूटीन लाइफ में बिजनेस के अंदर होते रहते हैं. बेस्ट एग्जांपल, परचेज ऑफ गुड्स. परचेज ऑफ गुड्स क्लास, क्या गुड्स आप एक बार परचेज करेंगे? क्या अपने एम्प्लॉय को सैलरी आप एक बार देंगे? क्या मजदूरों को वेजेस आप एक बार देंगे? क्या इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आप एक बार देंगे? नहीं. इस टाइप के बहुत सारे एक्सपेंसेस रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ये रिपीटेटिवली होते रहते हैं, राइट. तो बेसिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज वेल एज एक्सपेंडिचर का तीसरा पार्टीशन डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी होता है. और आप सभी को डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आता है अगर आपको फिक्टिशियस असेट आता है, राइट. वो एक्सपेंडिचर जो नॉन रिपीटेटिव नेचर का है, अगेन नॉन रिपीटेटिव नेचर का है, बट इसे आप कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते. एक ही बेस्ट एग्जांपल है ह्यूज अमाउंट स्पेंट ऑन एडवर्टाइजमेंट. तो फिर सर पहले आपने फिक्टिशियस असेट में भी ये बताया, यहां पर भी ये बता रहे बच्चों, पैसे तो बिजनेस से जा रहे हैं, एक्सपेंडिचर तो हुआ है, बट ना ये कैपिटल नेचर का है ना ये रेवेन्यू नेचर का है, ये तो अलग ही नेचर का है. इसे हम धीरे धीरे बुक से क्या करते हैं? राइट ऑफ करते हैं, राइट. नाउ इंपॉर्टेंट वर्ड दैट इज एक्सपेंस. और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो किसी भी स्कूल के स्टूडेंट हो आपको मिलता है पेपर में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंस? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन? यू शुड नो एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस में बेसिक डिफरेंस क्या है. एक्सपेंस का बेसिक मीनिंग क्या है क्लास? अमाउंट स्पेंट इन बाइंग, amount spent in buying oblique selling of goods oblique services. देखिए एक्सपेंडिचर किसी भी चीज के लिए अलग अलग पार्ट्स में कैटेगराइज है, लेकिन एक्सपेंस केवल और केवल किसके लिए है? अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, आपका फैंस की फैक्ट्री है, पंखे बनाते हैं अब पंखे बनाने से रिलेटेड और बेचने से रिलेटेड जो भी अमाउंट आपने स्पेंड किया वो क्या है? एक्सपेंस है. जनरली स्टूडेंट्स इसको क्लियर भी कर सकते हैं. एक्सपेंस और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर क्वाइट सिमिलर, क्योंकि यहाँ पर भी आप रिपीटेडली गुड्स खरीद रहे हैं और बेचने से रिलेटेड अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं, और यहाँ पर एक्सपेंस में भी आप सेम ट्रीटमेंट कर रहे हैं. गुड्स परचेज करने से या सेल करने से रिलेटेड जो भी अमाउंट आप स्पेंड कर रहे हैं, दैट इज नोन एज
एक्सपेंस। तो अभी तक हमने क्या क्या टर्म्स पढ़े, जल्दी से बताइए। कैपिटल, ड्राइंग्स, असेट, असेट के पार्टीशन बताइए, नॉन करंट असेट, करंट असेट, लिक्विड असेट, फिक्टिशियस असेट। आफ्टर असेट हमने क्या पढ़ा क्लास, लायबिलिटीज। कितने पार्ट्स, इंटरनल लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी, एज वेल एज शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और कंटिंजेंट लायबिलिटी, जो हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। देन एक्सपेंडिचर, वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी रियल लाइफ से कनेक्टेड है, आपके पेरेंट्स से कनेक्टेड है, कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एज वेल एज एक्सपेंस। चलिए बताइए, आपके पेरेंट्स ने आपकी स्कूल की फीस पे की, कैन बी कन्वर्टेड इनटू किस कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे इसे, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? यस सोचिए जल्दी। यस, आपके पेरेंट्स ने बिजली का बिल पे किया, आपकी स्कूल की फीस पे की, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे किया, बताइए जल्दी से कौन सी कैटेगरी? यस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, 100% करेक्ट, राइट? बिकॉज ये रिपीटेटिव नेचर का एक्सपेंस है जो बार बार होता रहेगा। एक्सपेंस क्लियर है स्टूडेंट्स? चले आगे, चलिए। नेक्स्ट टर्म इज स्टॉक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टॉक? गुड्स lying unsold in the business is known as stock। देखिए, जिस भी चीज का आप बिजनेस कर रहे हैं, जो भी गुड्स में आप डील कर रहे हैं, वो क्या है स्टूडेंट्स? स्टॉक, राइट? बट स्टॉक के अंदर भी दो सिचुएशंस हो सकती हैं, ओपनिंग स्टॉक एज वेल एज क्लोजिंग स्टॉक। What is the difference between opening and closing stock? जो ईयर के बिगनिंग में आपके पास स्टॉक पड़ा है, जो अभी तक नहीं बिका, लास्ट ईयर के क्लोजिंग बैलेंस का आगे का बैलेंस फॉरवर्ड बैलेंस है, उसे हम ओपनिंग स्टॉक कहते हैं। पूरे साल में आपने गुड्स परचेज किया, सेल किया, एट द एंड ऑफ द डे जब ईयर एंड हुआ फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग, जो स्टॉक बच गया उसे हम क्या कहते हैं? क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, क्लियर है? बट एक इंपॉर्टेंट बात, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ current year, closing stock of current year becomes opening stock of next year। ये क्लियर है बच्चों? सोचिए, आज डेट है 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019, आपकी दुकान में स्टॉक बच गया 10 लाख रुपीस का। नेक्स्ट है ये क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। बट ये नहीं है कि ओपनिंग और क्लोजिंग हमेशा सेम आएगा, बी केयरफुल। ओपनिंग स्टॉक 10 लाख, पूरे साल में काफी गुड्स खरीदा बेचा, परचेज सेल। ईयर के एंड में आपके पास स्टॉक बचा 6 लाख, ओपनिंग स्टॉक 10 लाख था, क्लोजिंग स्टॉक 6 लाख है। अब ये क्लोजिंग स्टॉक अगले दिन जाकर क्या बन जाएगा? फिर से नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक। बट अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हैं, मतलब खुद गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, खरीदते हैं रॉ मटेरियल और उससे बनाते हैं और आगे क्या करते हैं? सेल, लाइक फर्नीचर का शोरूम और ऐसे कई सारे बिजनेसेस हैं जहां खुद गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं और फिर मार्केट में सेल करते हैं। उस कंडीशन में हम स्टॉक को कैटेगराइज कर सकते हैं। नंबर 1 रॉ मटेरियल। कौन सा मटेरियल? रॉ मटेरियल, कच्चा माल। सेकेंड कैटेगरी WIP, वर्क इन प्रोग्रेस, जिसे हम सेमी फिनिश्ड गुड्स भी कह सकते हैं। कौन सा गुड्स? सेमी फिनिश्ड गुड्स। अगर फर्नीचर शोरूम का एग्जांपल लें, आपने लकड़ियां खरीदी, टिम्बर खरीदा, वो कौन सी कैटेगरी में आएगा? रॉ मटेरियल, राइट? फिर उसे आपने फर्नीचर बनाना स्टार्ट किया, बन गया बट सरमाइका नहीं लगा अभी तक, कौन सी कैटेगरी में आएगा? WIP फेज, सेकंड फेज, जिसे हम सेमी फिनिश्ड गुड्स भी कहते हैं। और जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा, रेडी टू सेल हो जाएगा, that will be converted into finished goods category। ये भी इसका पार्ट है। और साथ साथ स्टूडेंट्स, कई बार हम रेडीमेड इन्वेंट्री भी अपने पास रखते हैं। सपोज फर्नीचर का एग्जांपल ले रहे हैं, हमने खुद का अपने नाम का फर्नीचर बनाया, अपने ही ब्रांड का और सेल किया। साथ साथ कुछ कस्टमर्स के लिए हमने सेलो का या ऐसे ब्रांडेड फर्नीचर सीधा खरीदा, क्योंकि कई कस्टमर्स इस पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं कि हमें तो ब्रांडेड फर्नीचर चाहिए, तो वो इन्वेंट्री, वो स्टॉक भी हम अपने साथ रख सकते हैं। ओके, एंड स्टॉक विल कम इनटू व्हिच कैटेगरी? करंट असेट। हम इसे नॉन करंट कैटेगरी में रखना ही नहीं चाहेंगे। हम क्या चाहेंगे? हमारा स्टॉक जल्दी से जल्दी क्या हो? सेल हो, राइट क्लास? नेक्स्ट वर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, जो पूरे हिंदुस्तान से, पूरे वर्ल्ड से कनेक्टेड है, आप किसी भी फील्ड से हो भले। डिस्काउंट। क्या है ये डिस्काउंट? अ टाइप ऑफ रिबेट, अ टाइप ऑफ रिबेट given by the seller to the buyer, given by the seller to the buyer, right? अब आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है क्लास, जल्दी से अपना माइंड लगाना स्टार्ट कर दीजिए। यस, आप सेलर हैं या बायर हैं या दोनों हैं? सोचिए,
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्काउंट? अ टाइप ऑफ रिबेट गिवन बाय सेलर टू द बायर। और मेरा क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स आपसे, आप सेलर हैं या आप बायर हैं? सोचिए। यस यस करेक्ट, हम दोनों हैं। Why? पहले हम बनते हैं बायर जब हम गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, राइट क्लास? गुड्स प्रोड्यूस किए बिना तो आप सेल कर ही नहीं सकते। तो जब आप बायर हैं, आपने गुड्स खरीदा, अगर आपको डिस्काउंट मिला आपके लिए प्रॉफिट। और जब आप सेलर बने, आपने गुड्स सेल किया और आपने अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट दिया, वो आपके लिए क्या है? लॉस। फर्दर डिस्काउंट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट्स, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। क्या है ये ट्रेड डिस्काउंट? The discount generally which is given on the bulk sales। अगर आप बल्क में गुड्स सेल कर रहे हैं और अपने कस्टमर को डिस्काउंट दे रहे हैं, वो कौन सा डिस्काउंट होता है? ट्रेड डिस्काउंट। और ये कौन से प्राइस पे दिया जाता है? लिस्टेड प्राइस पे। क्लास कौन से प्राइस पे दिया जाता है? ये लिस्टेड प्राइस, जिसे आप कैटलॉग प्राइस भी बोल सकते हैं, जिसे आप एमआरपी भी बोल सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स, this type of discount is not at all shown in the books of accounts। इसे अकाउंट्स में शो नहीं किया जाता। इसकी अमाउंट डायरेक्टली क्या कर दी जाती है? माइनस कर दी जाती है। ओके स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख का गुड्स सोल्ड किया, 10% ट्रेड डिस्काउंट पे 1 लाख का 10% 10,000 सीधा माइनस कर दीजिए। That will not be shown in the books of accounts। Now what is the meaning of cash discount? वो डिस्काउंट जो जनरली कब दिया जाता है? जब कस्टमर प्रॉम्प्ट पेमेंट देता है या इमीडिएट पेमेंट देता है और हम उसे एक ऑफर देते हैं कैश डिस्काउंट। क्या बेनिफिट है कैश डिस्काउंट देने का? स्टूडेंट्स आपने भी देखा है कई बार अगर हम क्रेडिट पर गुड्स सेल कर रहे हैं तो कस्टमर डिले करता है, पेमेंट टाइम पे नहीं देता, और बिना पेमेंट के एक बिजनेसमैन अपना बिजनेस मैनेज कर ही नहीं सकता, बिकॉज उससे तो शॉर्टेज हो जाएगा फंड्स का। तभी जनरली जो शॉपकीपर है वो अपने कस्टमर्स को कौन सा डिस्काउंट जनरली ऑफर करता है? कैश डिस्काउंट, ताकि जो हमारा कस्टमर है हमें इमीडिएट पेमेंट दे दे या फिर विद इन 5 to 7 डेज पेमेंट दे दे। एंड दिस डिस्काउंट इज 100% शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसे अकाउंट्स में 100% शो किया जाता है, whereas ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं करते हैं। क्लियर है क्लास? नाउ नेक्स्ट वर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड ऑफ अकाउंटेंसी, depreciation। Whether you belongs to commerce, science or any stream, you should have a clear idea of depreciation। क्या है depreciation? It is the fall or reduction in the value of fixed assets। क्लास क्या कह रहा हूं मैं आपको? क्या है ये depreciation? वो वैल्यू जो हमेशा फिक्स एसेट के ऊपर हर साल लगती है। फिक्स एसेट की वैल्यू में जो डाउनफॉल आता है, अब आप कहेंगे सर डाउनफॉल क्यों आता है? देयर आर मेनी रीजंस ऑफ डेप्रिसिएशन। बिकॉज आप अगर रेगुलर यूज कर रहे हैं अपनी एसेट को, उसके ऊपर डैप लगेगा ही लगेगा। हर चीज की एक टाइम वैल्यू होती है, पैसेज ऑफ टाइम होता है, उसके बाद ऑफ कोर्स उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? फिनिश हो जाएगी। ऑब्सोलेसेंस, टेक्निकल चेंजेस होते हैं क्लास, इस वजह से भी क्या लगता है? डेप्रिसिएशन लगता है। सोचिए आपने एक बाइक परचेज की, एक मशीन परचेज की, एक बिजनेसमैन ने 20 लाख रुपए की, क्या वो हमेशा रहेगी बिजनेस में? नहीं रहेगी। हर साल उसकी वैल्यू धीरे धीरे क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। जैसे आप रेया पब्लिक स्कूल में हैं, स्कूल का फर्नीचर यूज कर रहे हैं, क्या वो फर्नीचर हमेशा रहेगा एज इट इज? नहीं, उसकी वैल्यू धीरे धीरे क्या होती रहेगी? डिक्रीज। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट डेप्रिसिएशन इज नॉन कैश एक्सपेंडिचर। क्लास ये नॉन कैश एक्सपेंडिचर कैसे है? बिकॉज डेप्रिसिएशन से कैश नहीं जा रहा, असेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, कैश इज नॉट गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस। तो स्टूडेंट्स के मन में अगेन एक क्वेश्चन अराइज होता है, सर डेप्रिसिएशन से अगर कैश नहीं जा रहा तो इसको दिखाने का क्या लॉजिक है? स्टूडेंट्स यूज योर माइंड। अगर आपका बिजनेस है, आपने असेट परचेज की, अब असेट को आप एक्सपेंस नहीं मान सकते, क्योंकि मैंने आपको एक्सपेंस क्लियर किया था अभी। क्या था एक्सपेंस का मीनिंग? गुड्स परचेज करने से या सेल करने से रिलेटेड जो भी अमाउंट आपने स्पेंड की, दैट इज नोन एज एक्सपेंस। लेकिन अगर आपने असेट परचेज की तो वो तो एक्सपेंस बन ही नहीं सकता, बिकॉज असेट, फिक्स असेट आपके बिजनेस में लॉन्ग टर्म तक रहने वाली है। तो अब उसमें क्या लॉजिक रहेगा? हर साल जो उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, एग्जांपल ले लेते हैं ना, 10 लाख रुपीस की मशीन परचेज की,
आप मान रहे हैं इसकी लाइफ 10 इयर्स है, जनरली एक मशीन की लाइफ 10 इयर्स होती है, बाकी आप कितना भी उसको कंसीडर कर सकते हैं। देयर आर नॉर्म्स आल्सो ऑन द इंटरनेट, यू कैन चेक इट आउट किस चीज पे कितना टाइम लगता है, राइट। अभी हम मान रहे हैं कि एक मशीन जिसकी वैल्यू 10 लाख रुपीस है, आप मान रहे हैं 10 साल का आपको बेनिफिट देगी, तो डिवाइड बाय 10 किया, हर साल कितना वैल्यू डिक्रीज हो रहा है इसका, 1 लाख रुपीस। अब बिजनेसमैन क्या करेगा, इसे अपने अकाउंट्स में कौन सी कैटेगरी में शो करेगा, एक्सपेंसेस की कैटेगरी में। कौन सी कैटेगरी में, एक्सपेंस। और डेफिनेटली वैलिड रियल एक्सपेंस है, कहीं बेईमानी नहीं है, कहीं चीटिंग नहीं है। इससे एक्सपेंसेस क्या होंगे, इंक्रीज, तो प्रॉफिट क्या होंगे, डिक्रीज, और अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट को आपको टैक्स देना होगा। तो डेप्रिसिएशन, आपके घर में भी जो फिक्स एसेट है, फ्रिज है, टीवी है, मोबाइल है, हर फिक्स एसेट के ऊपर क्या लगता है, क्लास, depreciation, but be careful as it is a non cash expenditure, cash नहीं जा रहा बिजनेस से, right class। later on पूरा चैप्टर है depreciation, important चैप्टर है अकाउंट्स का, जिसके अंदर अराउंड 50 क्वेश्चंस है, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ओके, नेक्स्ट वर्ड, a very important word जिसके ऊपर क्लियर विजन होना जरूरी है आपका क्लास, प्रॉफिट वर्सेस गेन। क्या है ये प्रॉफिट वर्सेस गेन? प्रॉफिट मींस व्हाट, सेलिंग ऑफ गुड्स, selling of goods above cost, selling of goods above cost is known as profit। आपका किसी भी चीज का बिजनेस है तो गुड्स सेल करना ही आपका प्राइम ऑब्जेक्टिव है। अगर आप गुड्स सेल कर रहे हैं, कॉस्ट से ऊपर जो भी प्राइस आप ले रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं क्लास, प्रॉफिट। आपने 100 रुपीस के प्रोडक्ट को 150 रुपीस में बेचा, 50 रुपीस क्या है, प्रॉफिट है। सेकेंड पॉइंट, ये बिजनेस से रिलेटेड है, यही आपका मेन काम है, रिपीटेटिव नेचर का है, हर साल चलता रहेगा, राइट। बट इफ वी टॉक अबाउट गेन, इट इज नॉट रिलेटेड टू बिजनेस डायरेक्टली। ये बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड है ही नहीं क्लास, डायरेक्टली इट इज नॉट रिलेटेड टू द बिजनेस। तो सर इसके कुछ एग्जांपल्स दीजिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गेन। एक्स्ट्रा इनकम आपको कहीं से भी हुआ जो डायरेक्टली बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। फॉर एग्जांपल लॉटरी विनिंग, आपकी लॉटरी की टिकट निकल गई, क्या ये बिजनेस से रिलेटेड है कि हर साल आपकी लॉटरी की टिकट्स निकलती है? नहीं। इंपॉर्टेंट एग्जांपल, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। क्लास देखिए मैंने वर्ड क्या लिखा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, बट ये प्रॉफिट नहीं है, बिकॉज सपोज ये आपकी 10 लाख की फिक्स एसेट आपने खरीदी थी, 4 साल बाद इसके ऊपर 4 लाख डेप्रिसिएशन लग गया, 4 इयर्स के बाद इसकी वैल्यू कितनी बची, 6 लाख रुपीस, और आपको लग रहा है कि इस मशीन में दम नहीं है, अब इसे सेल कर देना चाहिए, रिप्लेस कर देना चाहिए, नई मशीन लेनी चाहिए। 6 लाख में सेल करते, नो प्रॉफिट नो लॉस, बट सपोज आपने इसे सेल कर दिया 7 लाख रुपीस में, एक्स्ट्रा में सेल किया, क्या ये नॉर्मल एक्टिविटी है? क्या बिजनेस का काम फिक्स एसेट सेल करना है? नहीं। और वो भी प्रॉफिट पर सेल करना है? बिल्कुल भी नहीं। बट सपोज आपने इसको प्रॉफिट में सेल कर दिया, वो प्रॉफिट की कैटेगरी में नहीं आएगा, वो किसकी कैटेगरी में आएगा, गेन, बिकॉज ये बिजनेस का नॉर्मल काम है ही नहीं। दिस इज नॉट रिलेटेड टू द बिजनेस ऑपरेशन। एक और एग्जांपल लेते हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। क्लास जो भी टर्म्स अभी आप पढ़ रहे हैं एट लेयर पब्लिक स्कूल, क्या है इनका बेसिक बेनिफिट? आप 11th 12th में आपको यही टर्म्स अगेन एंड अगेन दिखेंगे, रियल लाइफ में भी दिखेंगे, राइट। अगला एग्जांपल जो मैंने लिखा यहां पर, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, क्या है इसका मीनिंग? आपके बिजनेस में आपने साल में 20 लाख रुपए अर्न किए, 20 लाख रुपीस, आपने सोचा क्यों ना इसमें से 5 लाख रुपीस बैंक में एफडी करा दें। आपने बैंक में एफडी कराया, उसके ऊपर सपोज आपको 50,000 रुपए 50,000 इंटरेस्ट मिला, ठीक है, ये प्रॉफिट नहीं है, बिकॉज आपका मेन वर्क ये नहीं है कि बैंक के पैसे से आपकी इनकम हो रही है। दिस इज नॉट रिलेटेड टू योर बिजनेस ऑपरेशंस डायरेक्टली, ये बिजनेस का रियल पार्ट है नहीं, ये तो एक्स्ट्रा इनकम आ रहा है आपके पास, इसे हम क्या नाम देते हैं क्लास, गेन, ठीक है। तो प्रॉफिट और गेन में डिफरेंशिएट होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, 2 टॉपिक्स हम देख रहे हैं, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। हमने डेटर्स में स्टार्टिंग में भी बात की थी, ये हमारे नॉन कस्टमर्स होते हैं। कौन से कस्टमर्स होते हैं क्लास? नॉन कस्टमर्स। कब बनते हैं? जब हम इन्हें गुड्स किस पे सेल करते हैं? क्रेडिट पर। करंट एसेट है क्लास, ये दोनों हमारी कौन सी एसेट है? करंट एसेट।
क्यों करंट असेट है? अगर बिजनेसमैन, आप बिजनेसमैन हैं और आप क्या कर रहे हैं? बिजनेस। अगर आपने मार्केट में गुड्स उधार बेचा, कैसे बेचा गुड्स? उधार। किसको बेचते हैं? आप बोलेंगे कस्टमर्स को। बेटा कस्टमर इज ओके, बट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उसे नाम देते हैं डेटर्स। एंड बी केयरफुल, बी वर्ड साइलेंट रहता है, इसे डेटर्स नहीं बोलते। काफी टाइम हमने कई बार अपनी लाइफ में देखा है कि स्टूडेंट भले फर्स्ट ईयर में आ गया, ग्रेजुएट हो चुका है, बट बोलता क्या है? वर्ड डेटर्स। So debtors is not the correct word. The real word is debtors. Be silent रहता है। कब क्रिएट होते हैं debtors? आपकी शॉप है, आपने उधार गुड्स बेचा कस्टमर को, आप अपने अकाउंट्स में उसको किस कैटेगरी में लिखेंगे? डेटर्स। किस कैटेगरी में लिखेंगे क्लास? डेटर्स। बस इन दोनों में से दूसरा वर्ड क्या है? BR। BR मींस बिल्स रिसीवेबल। क्या है इसका फुल फॉर्म? बिल्स रिसीवेबल। सर इन दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों को हमने उधार गुड्स बेचा। सी वेरी इजी, गारंटी आप समझिए ध्यान से, राइट? दोनों को ही हमने उधार गुड्स बेचा। ये हमारे नॉन कस्टमर्स थे, जहां पेमेंट हमें पता था टाइम पे आ जाएगा। हमने कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं की, कोर्ट का स्टाम्प पेपर यूज नहीं किया। बट बिल्स रिसीवेबल की कंडीशन में हमने, ये हमारे अननोन कस्टमर्स कह सकते हैं, या अननोन नहीं तो हमें जहां थोड़ा सा डाउट है अपने कस्टमर के ऊपर कि ये टाइम पे पैसा देगा या नहीं देगा, तो हम उस कस्टमर के ऊपर कोर्ट का स्टाम्प पेपर यूज कर सकते हैं, जिसमें मेरे बिजनेस का नाम, आपका नाम, कितने रुपीस का गुड्स सोल्ड किया, कब सोल्ड किया, आप हमें कब पैसे देंगे, फिक्स डेट, रिटर्न अग्रीमेंट। एक रिटर्न अग्रीमेंट हो गया। इस कंडीशन में ये हमें टाइमली पेमेंट देंगे ही देंगे। डेटर्स फिर भी हो सकता है 2-4 दिन ऊपर नीचे कर दें, बट बिल्स रिसीवेबल की कंडीशन में जहां हमने कोर्ट के स्टाम्प पेपर के ऊपर सब कुछ रिटर्न में एग्रीमेंट कर लिया कि मैंने आपको गुड्स सोल्ड किया, कितने का सोल्ड किया, कब सोल्ड किया, आप मुझे पैसे कब देंगे, अब सिग्नेचर कर दिए कस्टमर ने, तो ये क्या बन गया? बिल्स रिसीवेबल। लेकिन डेटर्स की कंडीशन में हम वर्बली ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, वो बिल एक डिफरेंट मैटर है, वो तो आपको जनरली मिलता ही मिलता है जब आप गुड्स परचेज करते हैं या शॉपकीपर गुड्स सेल करता है, राइट? तो डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल दोनों हमारी करंट एसेट है। दोनों कब क्रिएट होते हैं? जब हम क्रेडिट पर गुड्स सोल्ड करते हैं। बट यहां पर रिटर्न अग्रीमेंट नहीं है, कोर्ट का स्टाम्प पेपर यूज नहीं हुआ, बट बिल्स रिसीवेबल की कंडीशन में स्टाम्प पेपर यूज हुआ है। इसका अपोजिट क्रेडिटर्स एंड बीपी। बीपी का फुल फॉर्म बिल्स पेबल। क्या है क्लास इसका फुल फॉर्म? बिल्स पेबल। क्या डिफरेंस है इन दोनों में क्लास बताइए? क्रेडिटर्स हमारे नॉन सप्लायर्स हैं, जिन्होंने हमें गुड्स सप्लाई किया और फिक्स डेट का कुछ भी क्राइटेरिया नहीं है। हम जो भी जनरली टाइम पीरियड है 2 मंथ्स, 3 मंथ्स या 1 मंथ हम पेमेंट कर देंगे, बट वर्बल अग्रीमेंट हुआ है। ओके क्लास, कौन सा अग्रीमेंट हुआ है? वर्बल अग्रीमेंट। अगर बात करें बिल्स पेबल की, मींस हमने अपने सप्लायर से गुड्स परचेज किया। अब या तो उन्हें हमारे ऊपर कुछ डाउट है, या वो चाह रहे हैं कि हम फिक्स डेट रिटर्न में साइन करके दें। उस कंडीशन में अगेन हमारा सप्लायर हमारे ऊपर क्या यूज करेगा? कोर्ट का स्टाम्प पेपर, जिसमें सारा रिटर्न अग्रीमेंट होगा कि हमने कब गुड्स परचेज किया, किससे गुड्स परचेज किया, कितने रुपीस का गुड्स परचेज किया, और हमने सिग्नेचर करके उसको रिटर्न कर दिया। पेबल मींस व्हाट? हमें अमाउंट पे करना है, किसका? बिल का। और बिल यहाँ पर क्या है? कोर्ट का स्टाम्प पेपर। तो बीआर बीपी, इसके ऊपर भी पूरा प्रैक्टिकल इसी साल आपको पढ़ना है 11th क्लास के अंदर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज करके चैप्टर है। ओके क्लास, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो डेटर्स बीआर, क्रेडिटर्स बीपी दोनों कब क्रिएट होते हैं? जब क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है, उधार वाला ट्रांजैक्शन। सो क्लियर है? क्लियर है क्लास? यहां तक के सारे टर्म्स? ओके, आगे प्रोसीड करें, चलिए। So students, before moving further to other terms, एक पहला अनाउंसमेंट। इस टॉपिक के एंटायर डिस्कशन के बाद लेयर पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए और ऑल सभी स्टूडेंट्स के लिए मेरे रेगुलर ऑनलाइन टेस्ट आपको मेल के थ्रू मिलते रहेंगे फ्रॉम लेयर पब्लिक स्कूल साइड, और उसमें 10 क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट है, ऑनलाइन क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। भले आपका आंसर करेक्ट हो, भले आपका आंसर इनकरेक्ट हो, आपको उसके नीचे उसका रीजन भी मिलेगा, राइट क्लास? तो जैसे ये टॉपिक कंप्लीट हो, मेरा पहला आपके लिए इंपॉर्टेंट सजेशन यही है कि आप इन ऑनलाइन टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए।
पता लगेगा कि आप कितने हद तक टैलेंटेड बन चुके हैं। और कहीं पे भी आपको डाउट आए, जितेंद्र सर इज ऑलवेज देयर फॉर यू, राइट क्लास। चलिए आगे टर्म्स पे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं, आखिर ये हम सब क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव। ऑफ कोर्स प्रॉफिट कैलकुलेशन, और किसी भी फर्म की बात करें, असेट्स कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है, सर क्या करना है हमें, इससे फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है। अगर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात करें, अगर आप किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आपको उसकी फाइनेंशियल पोजीशन ही नहीं पता चलेगी तो आप कैसे इन्वेस्ट करेंगे। इसलिए कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी के लिए एक रूल है, हर 3-3 महीने से इन्हें अपने स्टेटमेंट को पब्लिश करना होता है ऑनलाइन। आप चेक कर सकते हैं किसी भी बैंक का स्टेटमेंट, किसी भी कंपनी का स्टेटमेंट, राइट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो 11th क्लास में सोल प्रोप्राइटर के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है इस साल 11th क्लास में, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अगर विजिबल नहीं हो रहा तो मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूं क्लास। सोल प्रोप्राइटर के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन दोनों के थ्रू पता चलता है किसी भी बिजनेस ने पूरे साल भर में कितना नेट प्रॉफिट कमाया, राइट। एज वेल एज बैलेंस शीट, क्या असेट्स है, कितनी असेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है। जब आप 12th क्लास में एंट्री करेंगे, राइट, तब पार्टनरशिप बिजनेस के अकॉर्डिंग भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको पढ़ने होंगे, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सेम है, वो आपको थ्योरेटिकल लाइफ में नहीं सीखना, बट पार्टनरशिप फर्म्स रियल लाइफ में बनाती हैं। ऑफ कोर्स ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद पार्टनरशिप फर्म्स क्या करती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाती हैं कि पार्टनर्स आपस में पैसे को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, राइट। और उसके बाद उनके कैपिटल अकाउंट, अलग अलग पार्टनर्स हैं तो हर एक का अलग अलग कैपिटल अकाउंट बनता है, कितना बैलेंस है उनकी कैपिटल में, एंड देन बैलेंस शीट। और यही हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, तो ये कंपनी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाती, उनका कंबाइंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाती है वो, एज वेल एज बैलेंस शीट। मकसद एक ही है, ऑब्जेक्टिव एक ही है, कितना पैसा आपने कमाया, एक्चुअल नेट प्रॉफिट इन दी करंट ईयर, एज वेल एज व्हाट इज द बैलेंस शीट पोजीशन ऑफ योर कंपनी, राइट। टर्म्स की ओर प्रोसीड करते हैं। पहला टर्म आपको यहां पर दिख रहा है, सॉल्वेंट एंड इनसॉल्वेंट। सॉल्वेंट मींस व्हाट, इट मींस यू आर कैपेबल ऑफ पेइंग लोन्स एंड डेट्स। कहीं पे भी आपको अगर कुछ पैसा देना है जो आपकी लायबिलिटी है, अगर आप उसको पे कर पाने में सक्षम हैं, कैपेबल हैं, इट मींस यू आर सॉल्वेंट। और अगर आप सॉल्वेंट नहीं है, आप बैंकरप्ट हो चुके हैं, आपका दिवालिया निकल चुका है, इट मींस व्हाट, आप इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गए। और अगर आपका कोई कस्टमर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाए तो हमें अकाउंट्स में एक नया वर्ड ओपन करना पड़ता है, दैट इज बैड डेट्स। अगर हमारे डेटर्स जिन्हें हमने उधार गुड्स सोल्ड किया, ये डिक्लेयर हो जाए इंसॉल्वेंट, क्या डिक्लेयर हो जाए क्लास, इंसॉल्वेंट, तो हम अपने अकाउंट्स में, अपने बुक्स में कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं, बैड डेट्स अकाउंट। अगेन यहां पर बी साइलेंट रहता है जो बाद में भी है, बैड डेट्स ना बोल के हम बोलते हैं बैड डेट्स अकाउंट, ओके क्लास। फॉर एग्जांपल आपका एक कस्टमर था राम, जिसे आपने 5000 का गुड्स उधार सोल्ड किया था इस उम्मीद के साथ कि वो पैसे दे देगा, बट वो डिक्लेयर हो गया इंसॉल्वेंट और उसने कहा मेरे पास तो पैसे नहीं है। सपोज 40% अमाउंट आपको मिल भी गया, मींस हाउ मच, 5000 का 40% 2000, तो कितना नहीं मिला, 3000। उससे आप कौन सी कैटेगरी में डालेंगे, बैड डेट्स अकाउंट, ठीक है। और अगर गलती से फ्यूचर में आपके डूबे हुए पैसे फिर से मिल जाए कस्टमर से, उस कंडीशन में फर्म कौन सा अकाउंट ओपन करती है, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, ओके क्लास। बैड डेट्स रिकवर्ड जो आपके लिए प्रॉफिट है और बैड डेट्स आपके लिए लॉस है। नेक्स्ट वर्ड ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि सर ट्रांजैक्शन और इवेंट में क्या डिफरेंस है। ट्रांजैक्शन मींस वो फाइनेंशियल, अगर कहीं पे भी लेन देन हो रहा है जिससे आपकी फर्म की फाइनेंशियल वैल्यू पे भी चेंजेस आ रहे हैं, दैट इज नोन एज ट्रांजैक्शन। और इवेंट एक आउटकम है, एक रिजल्ट है। फॉर एग्जांपल आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय अपॉइंट किया ऑन अ सैलरी ऑफ 2000 पर मंथ, क्लास ये ट्रांजैक्शन नहीं है, आपने उसको अमाउंट पे नहीं किया। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में
स्ट्राइक हो गई एम्प्लॉइज की, ये भी ट्रांजैक्शन नहीं है, तो ये इवेंट है। तो ट्रांजैक्शन क्या है? अगर मान लीजिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्राइक हुई और 1 लाख रुपीस के प्रोडक्शन का, गुड्स का लॉस हो गया क्लास, क्या हो गया? लॉस, वो ट्रांजैक्शन है। आपने अपने एम्प्लॉय को सैलरी दिया, ट्रांजैक्शन है। आपने गुड्स उधार खरीदा, पैसे नहीं दिए, तो भी वो ट्रांजैक्शन है, क्योंकि आज न तो कल पैसे तो आपको देने ही हैं। अगर आपकी सैलरी एम्प्लॉयज की आउटस्टैंडिंग है, जो आपको देनी थी आपने नहीं दी, वो भी क्या है? ट्रांजैक्शन है, क्योंकि उसमें फाइनेंशियल चेंजेस आ रहे हैं, इकोनॉमिक चेंजेस फर्म के अंदर आ रहे हैं, राइट? तो ट्रांजैक्शन जहां पर कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लेन देन हो रहा है, आज या कल डजंट मैटर, राइट? इवेंट जो एक आउटकम है, रिजल्ट है। ओके क्लास? बैंक ओवरड्राफ्ट, कई बार बच्चों से पूछा जाता है कि बच्चों व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैंक ओडी? बच्चा कंफ्यूज, नहीं समझ आता, जबकि एक रियल प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। आप किसी भी बिजनेसमैन से बात करेंगे, अच्छे बिजनेसमैन से जो अपने अकाउंट्स मेंटेन करता है, हर बिजनेसमैन को बैंक से एक फैसिलिटी मिलती है जिसका नाम क्या है स्टूडेंट्स? बैंक ओवरड्राफ्ट, अ टाइप ऑफ लिमिट मिलता है। मींस व्हाट? सपोज एक बिजनेसमैन ने अपने क्रेडिटर को पेमेंट किया चेक से 5 लाख रुपए और उसके अकाउंट में 4 लाख रुपए ही है, तो हिसाब से चेक क्या हो जाना चाहिए? बाउंस हो जाना चाहिए, डिसऑनर हो जाना चाहिए, राइट? लेकिन अगर उसको बैंक से लिमिट मिली हुई है, उस कंडीशन में उसका अकाउंट किस में चला जाएगा? माइनस में। अच्छे से अच्छे बिजनेसमैन को अच्छी से अच्छी लिमिट मिलती है, डिपेंड करता है उसकी गुडविल कितनी है और कितने रुपीस का अग्रीमेंट बैंक के साथ हो रखा है। अगर 10 लाख का अग्रीमेंट हो रखा है, इट मींस आपका अकाउंट 10 लाख तक माइनस में जा सकता है। दिस इज अ टाइप ऑफ हेल्प व्हिच इज गिवन बाय द बैंक टू द बिजनेसमैन, बट बैंक फ्री में हेल्प नहीं करता, बदले में क्या चार्ज करता है? इंटरेस्ट, वो भी अच्छी खासी रेट से इंटरेस्ट चार्ज करता है बैंक। और ये एक शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, आप इसे बैंक लोन की तरह कंसीडर नहीं कर सकते। नेक्स्ट, अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये क्या चीज है स्टूडेंट्स? एक बात बताइए, अगर आपने बैंक में 20 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए, तो बैंक इसके ऊपर आपको क्या देगा क्लास? इंटरेस्ट देगा या नहीं देगा? देगा। और हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि बिजनेसमैन एंड बिजनेस दोनों को आपको क्या मानना है? सेपरेट मानना है, दोनों को मिक्स नहीं करना। बिजनेसमैन बिजनेस के अंदर जो भी मनी इन्वेस्ट करता है उसे हम क्या बोलते हैं? बताइए क्लास? कैपिटल बोलते हैं ना। तो वही सपोज आपने 20 लाख रुपए अपने बैंक में इन्वेस्ट ना करके अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किए और दोनों को हम सेपरेट मानते हैं, तो बिजनेसमैन बिजनेस से अपनी कैपिटल के ऊपर क्या चार्ज करता है? इंटरेस्ट। क्या चार्ज करता है? इंटरेस्ट। और ये वैलिड एक्सपेंस है, कोई चीटिंग नहीं है, क्योंकि दोनों को हमें सेपरेट मानना होता है। फिर से क्लियर करते हैं, बिजनेसमैन ने बिजनेस में जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया विच इज नोन एज कैपिटल, और बिजनेसमैन अपनी कैपिटल के ऊपर अकाउंट्स हमेशा किसके अकॉर्डिंग बनाने स्टूडेंट्स? हमें बिजनेस। किसके अकॉर्डिंग बनाने? बिजनेस। दोनों को मिक्स नहीं करना। तो अपने ही कैपिटल के ऊपर अगर हम इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, कर सकते हैं, वैलिड एक्सपेंस है बिजनेस का, इससे प्रॉफिट क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे, राइट? एक्सपेंस है, क्लियर है, लेकिन बिजनेस इसे कैश में नहीं देता। बिजनेस इसे अपनी किस कैटेगरी में शो करता है? एक्सपेंस के कैटेगरी में, और कैपिटल के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या कर देता है क्लास? प्लस। ये लेटर ऑन जितना ज्यादा आप अकाउंट्स पढ़ेंगे उतना आपको बार बार जब प्रैक्टिकल डिस्कशन होगा और कंसेप्ट क्लियर होगा आपका। इसका रिवर्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब बिजनेस कह रहा है, सच में तो नहीं कह सकता बिकॉज आर्टिफिशियल इकोनॉमिक यूनिट है, बट अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, अगर मालिक ने बिजनेस से क्या किया? पैसा निकाला या गुड्स विड्रॉ किया, मनी और मनी वर्क, जिसे हम क्या बोलते हैं क्लास अकाउंटिंग लैंग्वेज में? ड्राइंग्स। तो अब बिजनेसमैन को भी बिजनेस को इस ड्राइंग्स के ऊपर क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो बिजनेस के लिए क्या बन जाएगा? प्रॉफिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दोनों एक दूसरे के रिवर्स है। बिजनेसमैन ने जो कैपिटल लगाया उसके ऊपर क्या लेता है बिजनेसमैन? बिजनेस से इंटरेस्ट। और इसका रिवर्स, अगर मालिक बिजनेस से ड्राइंग्स करे तो उसके ऊपर मालिक को, बिजनेस को क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जितना ज्यादा आप इसे और गहराई से पढ़ेंगे और डिटेल डिस्कशन करेंगे उतना मजा आएगा, राइट क्लास?
नेक्स्ट लास्ट 4 टर्म्स जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स है अकाउंट्स के, जहां जितना प्रैक्टिकल डिस्कशन आप करेंगे आगे अकाउंट्स में आपको ये 4 वर्ड्स दिखेंगे ही दिखेंगे। क्या वर्ड है? पहले 2 वर्ड एक्सपेंसेस से रिलेटेड है क्लास। किससे रिलेटेड है? एक्सपेंसेस से। और ये 4 वर्ड स्टूडेंट्स को कई बार कंफ्यूज करते हैं। आज मैं फाइनली डिक्लेयर कर रहा हूं मैं आपको कि ये 4 वर्ड्स आपके दिमाग में क्लियर करूंगा। ओके, देखिए क्लास, अकाउंट्स की बात करें, कितने मंथ्स के अकाउंट्स हमें बनाने हैं एक साल में? 12 मंथ्स के। और क्यों बनाने हैं 12 मंथ्स के अकाउंट्स? ताकि हम अपने एक्चुअल एक्सपेंसेस और एक्चुअल इनकम को शो कर सकें। एक्चुअल रेवेन्यू कितना है हमारे पास, पैसा कितना आया, उससे हम रेवेन्यू बोलते हैं। जितना पैसा हम स्पेंड कर रहे हैं उससे हम एक्सपेंस बोलते हैं, राइट। अगर हम ये एक्चुअल स्टेटस दिखा दें तो हमें पता चल जाएगा हाउ मच एक्चुअल नेट प्रॉफिट वी हैव अर्न। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और प्रीपेड एक्सपेंस पहले 2 एस्पेक्ट है हमारे। क्या डिफरेंस है? वो एक्सपेंस, द एक्सपेंस व्हिच इज ड्यू in the current accounting year but not paid till the end of the year, वो एक्सपेंस जो इस ईयर से रिलेटेड है बट हमने पे नहीं किया। एग्जांपल लेता हूं, सपोज पर मंथ आपका एक एम्प्लॉय है जिसे आप सैलरी पे करते हैं 1000 रुपीस पर मंथ। कितना सैलरी पे करते हैं? 1000। तो क्लास 12 मंथ्स का कितना हुआ? बताइए, जल्दी बताइए, कितना हुआ 12 मंथ्स का? 12000, राइट। बट सपोज मालिक ने पे किया 10,500 रुपीस। पूरे साल में कितना पे किया? 10,500। अब आप बताइए कम पे किया या ज्यादा? बताइए जल्दी। पर मंथ के हिसाब से 1000 बनता था, पूरे साल का कितना बना? 12,000। हमने कितना पे किया अपने एम्प्लॉय को? 10,500। हमने कम पे किया या ज्यादा पे किया? बताइए क्लास। हमने 1,500 कम पे किया। This 1,500 will come into the category of outstanding salary. कौन सी सैलरी? आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो सर हम ये वर्ड क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अकाउंट्स ये कहता है कि इसे अपने एक्सपेंसेस में क्या कर दो? प्लस कर दो। जो अमाउंट आपने कम पे किया इसे आप प्लस कर दो 1,500 और एक्चुअल एक्सपेंस कितना दिखा दो? 12,000 रुपीस। क्योंकि एक्चुअल बनता कितना है 1000 के हिसाब से? 12,000 रुपए। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब वो है वो खर्चा जो इस साल का है लेकिन हमने पूरा अमाउंट पे नहीं किया। और इसका रिवर्स प्रीपेड एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारी लायबिलिटी है और प्रीपेड एक्सपेंस हमारी असेट है। अब हम डिस्कशन कर रहे हैं डिटेल में अबाउट दी प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो करंट असेट तो है बट लिक्विड असेट नहीं है। ये हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था क्लास। The expense which is related to next year, the expense which is related to next year, but amount paid in current year. It means हमने अगले साल का एक्सपेंस अभी से पे कर दिया। ऐसा हो सकता है रियल लाइफ में भी क्लास। आपकी दुकान रेंटेड है, पर मंथ आपका रेंट 10,000 रुपीस बनता है, पूरे साल का बना 1,20,000 रुपए। हमारी सेल बहुत अच्छी हुई और हमने जो मालिक है उसको हमने पूरे साल में 1.5 लाख रुपए रेंट पे कर दिया। पर मंथ रेंट कितना देना था हमें? हमारी शॉप किराए की थी, 10,000 पर मंथ रेंट पे करना था। तो पूरे साल का कितना बना स्टूडेंट्स? बताइए। यस यस, कितना हुआ पूरे साल का? यस कम ऑन, 1,20,000। बट हमने कैश कितना पे कर दिया? 1,50,000 रुपीस। इट मींस हमने 30,000 रुपीस एडवांस पे कर दिया। डूबा नहीं है, नेक्स्ट ईयर कम पे कर देंगे, इट्स डजंट मैटर क्लास। तो जो 30,000 हमने एक्स्ट्रा पे किया वो हमारा कौन सा एक्सपेंस बन गया? प्रीपेड रेंट 30,000 रुपीस। तो सर इसका मीनिंग भी क्या हुआ? ये भी डिक्लेयर कर दो। ये हमारी असेट बन गया क्योंकि नेक्स्ट ईयर हम ये वापस से पे नहीं करने वाले। लेकिन अकाउंट्स ये कहता है कि हमें अपने बिजनेस में कौन से एक्सपेंसेस शो करने चाहिए? एक्चुअल एक्सपेंसेस। कौन से एक्सपेंसेस? एक्चुअल। तो अगर हमने कोई एक्सपेंस कम पे किया तो ऐड कर देते हैं, अगर ज्यादा पे कर दिया तो उस ज्यादा पे की गई अमाउंट को, जो 30,000 हमने एक्स्ट्रा पे किया है, उससे हम क्या कर देंगे क्लास? माइनस, ताकि हमें एक्चुअल एक्सपेंसेस पता चल सके। और अकाउंट्स यही कहता है भले कैश कम पे करो, भले कैश ज्यादा पे करो। ये लेटर ऑन आपको और मजेदार चीजें समझ में आएंगे अकाउंट्स में कि हमें दिखाना क्या है एक्चुअल में? एक्चुअल एक्सपेंसेस एज वेल एज नाउ वी आर डिस्कसिंग इनकम, जो हम पैसा हमने कमाया, अक्रूड इनकम, अनअर्न्ड इनकम, वो इनकम जो हमने अर्न तो कर ली बट पैसे अभी तक नहीं मिले और ईयर क्या हो चुका है? एंड द इनकम व्हिच वी हैव अर्न, वो इनकम जो हमने अर्न कर ली बट मनी अभी तक हमें रिसीव
नहीं हुआ, कोई बात नहीं, मिल जाएंगे पैसे। फॉर एग्जाम्पल, हमने अपनी दुकान का एक हिस्सा किराए पे दे रखा है और उससे हमें रेंट मिलता है 5,000 रुपए पर मंथ। हाउ मच रुपीज पर मंथ? 5,000। तो क्लास जल्दी से बताइए पूरे साल का कितना रेंट हमें मिलना चाहिए, बताइए चलिए जल्दी से। 5,000 into 12 कितना हुआ? 60,000। बट सपोज उस पर्सन ने हमें पूरा रेंट नहीं दिया, सपोज उसने हमें केवल कितना रेंट पे किया? 48,000 रुपीज। और ईयर क्या हो गया? एंड मे बी सेल अच्छी नहीं हुई थी उसकी, उसने हमें पूरा रेंट पे नहीं किया, बट ये नहीं है कि वो पैसे डूब गए। कितने रुपीस हमें कम मिले? 12,000 रुपए हमें कम मिले। That 12,000 will be considered in which income? Accrued income। और उसे हम अपने अकाउंट्स में क्या कर देंगे क्लास? प्लस। Why? ताकि हम अपने बिजनेस में कौन सी इनकम शो कर सकें? एक्चुअल इनकम। कौन सी इनकम क्लास? एक्चुअल इनकम। तो जैसे हमने पढ़ा एक्सपेंसेस के अंदर दो कैटेगरीज थी, कम पे किया, आउटस्टैंडिंग मींस कम पे किया, प्रीपेड मींस ज्यादा पे किया। सिमिलरली अक्रूड इनकम मींस वो इनकम जो हमें कम रिसीव हुई। अनअर्न्ड इनकम मतलब वो इनकम जो हमें ज्यादा रिसीव हो गई। सर ज्यादा का क्या मतलब हुआ क्लास? ज्यादा मींस यू कैन से एडवांस। The income which is related to next year, the income which is related to next year, but amount received in current year। आप सोचिए, प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं हम। प्रीपेड एक्सपेंस की बात की, अगर हमने किराया ज्यादा पे कर दिया दुकान का, तो जिसको पे किया उसके लिए वो कौन सी इनकम बन गई? अर्नड इनकम। और प्रैक्टिकल एग्जांपल लें, आपके पेरेंट्स ने, अभी आप लियार पब्लिक स्कूल में कौन सी क्लास में आने वाले स्टूडेंट्स? 11th क्लास में, राइट? आपके पेरेंट्स ने 11th के साथ साथ अगर 12th की फीस भी पे कर दी, तो आपके पेरेंट्स के लिए कौन सा एग्जांपल बन जाएगा? प्रीपेड एक्सपेंस का एग्जांपल, बिकॉज द फीस व्हिच इज रिलेटेड टू 12th क्लास which your parents have paid in 11th class, उनके लिए तो बन गया प्रीपेड एक्सपेंस। और स्कूल के लिए कौन सी इनकम बन गई? अनअर्न्ड इनकम। वो इनकम जो अभी तक कमाई ही नहीं, वो नेक्स्ट ईयर की है, बट पैसा हमें क्या मिल गया? एडवांस। और ये हमारे लिए क्या बन जाएगी? लायबिलिटी, क्योंकि ये पैसा हमने अभी तक अर्न ही नहीं किया, ये नेक्स्ट ईयर का है। तो सपोज अगर हमें नेक्स्ट ईयर का 6,000 रुपीज अभी से एडवांस मिल गया, उससे हम अपने करंट ईयर की इनकम में शो नहीं करेंगे, क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। क्लियर है क्लास? सो रिवाइज करें वापस से। ओवरऑल हमने अकाउंटिंग टर्म्स में क्या क्या पढ़ा? पहला वर्ड था कैपिटल, यस, क्या था पहला वर्ड? कैपिटल। दूसरा वर्ड क्या था क्लास? ड्राइंग्स। थर्ड वर्ड क्या था? असेट, जिसके अंदर कितने पार्टीशन है? 4। नॉन करंट असेट, करंट असेट, लिक्विड असेट एज वेल एज फिक्टिशियस असेट। फिर हमने क्या पढ़ा था क्लास? लायबिलिटीज, इंटरनल लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी। जो फर्म को, मालिक को पे करना है कैपिटल, वो कौन सी लायबिलिटी? इंटरनल। और जो बाहर वालों को, आउटसाइडर्स को पे करना है, वो कौन सी लायबिलिटी? एक्सटर्नल लायबिलिटी। टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से बात करें, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी जिसका पेमेंट कम टाइम में करना है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जिसका पेमेंट लॉन्ग टर्म में करना है, और इंपॉर्टेंट कंटिंजेंट लायबिलिटी, वो लायबिलिटी जो पे करनी बढ़ भी सकती है और नहीं भी। बेस्ट एग्जांपल एक ही था, कोर्ट केस पेंडिंग इन अ कोर्ट। लायबिलिटीज के बाद हमने क्या पढ़ा था? बताइए जल्दी से। यस यस यस, कम ऑन। स्टॉक, स्टॉक पढ़ा था हमने, जो गुड्स हमारे पास साल के एंड में बचा हुआ रहेगा, दैट इज नोन एज स्टॉक। स्टॉक के बाद क्या पढ़ा था बताइए? एक्सपेंडिचर हमने पढ़ा, जिसके अंदर कितने पार्टीशन होते हैं? 3। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और ये कंप्लीट करते ही हमने क्या पढ़ा था? हमें एक्सपेंस। और माइंड इट, एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस में डिफरेंस है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था क्लास, बताइए? एक्सपेंसेस के बाद एक्सपेंडिचर हो गया, यस, एक्सपेंस हो गया, देन क्या पढ़ा था हमने? बैड डेट्स रिकवर्ड, सॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट, ट्रांजैक्शन, इवेंट, बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, देन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम, अर्नड इनकम, ये सारी अकाउंटिंग टर्म्स हैं क्लास, राइट? अब ये सब टर्म्स करने के बाद आपकी मॉरल रिस्पांसिबिलिटी क्या बनती है? इन केस यू हैव एनी डाउट, जस्ट कॉल मी अप एट 9251029452, राइट क्लास? यू कैन मैसेज मी आल्सो। और अब रेडी हो जाइए प्रैक्टिस टेस्ट के लिए, बहुत क्रिएटिव, बहुत मजेदार। आई विल गिव यू अराउंड 5 टेस्ट, राइट? पहला टेस्ट, दूसरा टेस्ट रेडी है, कितने मार्क्स का? 10 पॉइंट्स, 10 मार्क्स, बहुत क्रिएटिव है, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, कुछ फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चंस भी हैं। रेडी हो जाइए। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।